Hello students, welcome to online classes. So student, today we are going to discuss our last topic in the magnetism, which is unit number 3, that is current loop as a magnetic dipole. तो स्टूडेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और फिर वहां से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझा था। इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल्स भी होते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि एक बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो एक बार मैग्नेट को हम देखते हैं तो बार मैग्नेट की थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करें कि बार मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाईपोल कहते हैं, यानी टू पोल्स। So it has magnetism, that's why it is known as magnetic dipole, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। नाउ करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही बिहेव करता है। कैसे करता है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर हम थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि एक होता है रूल विच इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रूल। एक क्लॉक रूल होता है। क्लॉक रूल क्या कहता है कि क्लॉक रूल ये कहता है कि अगर सपोज किसी भी लूप के अंदर करंट जो है, किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर अगर करंट की जो डायरेक्शन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर जो पोल जनरेट होगा, सो दैट पोल विल बी अ नॉर्थ पोल, वो एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। तो अगर करंट कैसा फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो पोल जनरेट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा उस फेस पर। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर, लेट्स से इफ आई से दैट करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता है, सो इन दैट केस साउथ पोल विल जनरेट on that particular phase. So this is known as clock rule. इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक रूल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक लूप है हमारे पास which has area A और इसके दो फेसेस होंगे, जैसे कॉइन के दो फेस होते हैं, हेड एंड टेल, इसी तरीके से इसका एक अपर फेस होगा और एक इसका लोअर फेस होगा। तो अज्यूम करिए कि ऐसा मान लीजिए कि एक आपके पास लूप है लाइक दिस, कुछ इसी तरीके का आपके पास एक लूप है और इसी लूप को अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, लेट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो लूप के अंदर से एक एक्सेस, सेंटर से एक एक्सेस पास हो रही है, ठीक है, और सेंटर से जो एक्सेस यहां पर पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो, लाइक दिस। अब ये केस और ये केस बिल्कुल इस वक्त एक जैसा बना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से होगा। इसको मैंने 3 डायमेंशनली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अज्यूम करिए कि करंट इसके अंदर कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मान लीजिए कि करंट जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो लेट्स से इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, एंड लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर एक्सेस एंड करंट की डायरेक्शन हमने यहां पर शो कर दी है। तो अगर मैं यहां पर देख सकता हूं, इफ द करंट, अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन से देखूंगा तो करंट मुझे कैसा नजर आ रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पोल यहां पर सेटअप होगा वो पोल होगा आपका नॉर्थ पोल। सो दैट पोल विल बी अ नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोल सेटअप होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ पोल सेटअप हो जाएगा। और इसी को अगर मैं जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता हूं, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से करता हूं, आप अपने साथ भी इस चीज को करके देख सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से किसी, लेट से अगर मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है, तो मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर इसी को मैं नीचे से देखूंगा तो ये मुझे कैसा नजर आएगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो मुझे कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज। तो इसीलिए अगर ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल होगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो नीचे वाला फेस होगा वो मेरा साउथ पोल होगा, जस्ट नीचे वाला फेस इसका साउथ पोल होगा। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं
इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला फेस जो होगा वो साउथ पोल होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस करंट लूप इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए करंट लूप को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। ओके, सो इतना हमने फाइंड आउट कर लिया यहां पर, तो इसको रब कर देते हैं। चलिए, तो वी ऑलरेडी नो दैट कि हमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा, यानी कि पी की अगर मैं बात करूं, दैट इट ऑलवेज एक्ट्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्ट करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सिमिलरली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज एक्ट्स साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, इट ऑलवेज एक्ट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यू कैन ऑल्सो यूज राइट हैंड थंब रूल, तो थंब रूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी थंब रूल, यहाँ पे फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, so the magnetic dipole moment which is m is equals to which is I into a, कुछ ये हमारे पास फॉर्मूला है, which is I is the current flowing through it and area जो हो जाएगा वो इसका area of cross section। ठीक है, now magnetic moment is a vector quantity where I and area both are scalar। तो उसको वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ आई से द व्हाट इज द एरिया वेक्टर हियर, तो एन कैप भी आप लिख सकते हो इसको, और यू कैन राइट द ए वेक्टर ऑल्सो। तो मैं अगर यहाँ पर मान लेता हूँ कि एन कैप यानी यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है यहाँ पर, एन कैप को हम मान लेते हैं दैट एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। सो आई कैन राइट दैट एम इज इक्वल्स टू आई इंटू एन कैप, और ये हो जाएगा मेरा वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म वेयर एन कैप इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो करंट है तो करंट इज एम्पियर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज बोर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है magnetic dipole moment of an atom due to revolving electron, or you can say Bohr magneton. This is also known as Bohr magneton। ठीक है, तो दो नाम से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो एक नाम से आपसे पूछा जा सकता है विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में एग्जीक्यूट कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका कितना होगा, और इसको हम बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। देखिए, बोर मैग्नेटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है, दिस वाज सजेस्टेड बाय द मिस्टर नील बोर। तो नील बोर ने जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में, यानी हाइड्रोजन की बात अगर हम करें, क्योंकि जनरली नील बोर ने
मैक्सिमम थ्योरी जो दी थी उसने हाइड्रोजन के ऊपर दी थी। तो हाइड्रोजन के ऊपर एनालिसिस करते वक्त उसने ये बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है और उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है और क्या वो कांस्टेंट होता है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने बताया तो दैट इज नील बोर ने बताया, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो लेट से ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। लेट से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज ऑर्बिट, लेट से दिस इज द ऑर्बिट और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट है, एंड लेट से इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन वी ऑलरेडी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो आई कैन से दैट द करंट विल फ्लो इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो करंट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको फ्लो करता हुआ मिलेगा, विच इज आई। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर आई करंट है यहाँ पर, तो वी कैन से दैट बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज, सो इट इज इफ इट इज क्लॉकवाइज, सो आई कैन से दैट इट इज क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल, अगर हम थंब रूल और क्लॉक रूल का यूज करें तो क्लॉक रूल के हिसाब से साउथ पोल जनरेट होना चाहिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो ठीक है, तो जिस साइड से अगर मैं देख रहा हूं तो ऊपर वाली फेस पर क्या होगा, साउथ पोल, तो नीचे वाले फेस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 3D विजुअल में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो लेट्स से दिस इज योर डिस्क, ठीक है, ये ऑर्बिट था। और अगर हम बात करें तो ये अगर हम कहते हैं कि दिस इज द एक्सिस, लेट्स से दिस इज द एक्सिस, तो अगर यहाँ पर साउथ पोल है तो नीचे क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, सो इफ आई से द करंट, ठीक है, इफ आई से द करंट इन द ऑर्बिट, so current in the orbit is given by I is equal to, current का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो E is the charge of electron over time, तो T is the, कैपिटल T का मतलब है टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा, तो दैट इज कैपिटल T, और उस वक्त मुझे कैपिटल I करंट मिलेगा। ओके, सो इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ T हियर, तो टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, T इज ऑल्सो बी रिटन एज, वी ऑलरेडी नो दैट 2 पाई ओवर ओमेगा, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इट्स अ सर्कुलर मोशन, तो एंगुलर मोशन है ये, तो इसीलिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, तो अगर हम बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इस इलेक्ट्रॉन ने, तो दैट इज 360 डिग्री घुमा के दोबारा से, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। व्हेन इट टेक्स वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री वो घूम चुका है, दैट इज 2 पाई, और उसकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड होगी विच इज ओमेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ओमेगा स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। ओके, so this will be the time period, so I can write that, अगर अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो I is equal to E over, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 पाई ओवर ओमेगा। So finally I get that T is equal to, oh sorry, I is equal to, तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा E over 2 पाई। तो दिस इज द करंट which is currently flowing in the orbit number 1 हाइड्रोजन के लिए। सो एरिया अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ऑर्बिट, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट of the atom, the magnetic moment is given by that m is equal to I into A. Now I is omega E over 2 pi and A is pi r square, so pi से pi cancel हो जाएगा, so finally m is equals to, I get omega r square E divided by 2, so this we will get here.
तो ये हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन बोर ने क्योंकि अपनी थ्योरीज का भी यूज किया है, तो वी ऑलरेडी नो दैट कि नील बोर ने बहुत अच्छी थ्योरीज कुछ बताई थी। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जो 3 इसकी फेमस बोर पॉस्टुलेट्स के नाम से जो फेमस है, तो उन्हीं का अगर हम यूज करते हैं, तो इफ आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी, तो बोर थ्योरी में सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बताता है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं और फिर उससे इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पॉस्टुलेट, देखिए बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट ये क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इक्वल हो जाए मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहता है, लेट्स से हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करना चाहता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनकी हमेशा कितनी वैल्यू होनी चाहिए, h अपॉन 2 पाई के बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो वो कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा, ये बात तो श्योर है। सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर नील बोर्स, ठीक है। तो नील बोर ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम इसको n इंटू, तो दोबारा से मैं इस बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या बताया था बोर ने, तो बोर ने ये कहा था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट का, वो इक्वल होना चाहिए मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब है n ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। सो बट वी ऑल्सो नो दैट that v is equals to r omega. So if I put the value here, so ये हो जाएगा मेरे पास r omega into r which is n h over 2 pi। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो m इंटू, और ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा आर स्क्वायर is equals to nh over 2 pi. Finally, I can write that omega r square is equals to nh over 2 pi n, ठीक है। तो लास्ट रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया था, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 in 1, तो 2 को अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम m इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, दैट इज n h e ओवर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई m, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ओके। सो फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, तो वी ऑलरेडी नो दैट फॉर हाइड्रोजन n is equals to 1, so magnetic moment will become h e over 4 pi m. Now you will be able to see that h is Planck's constant, which is fixed value 6.6 into 10 की power minus 34, and E is charge of electron, जो कि आपको पता ही होता है 1.6 into 10 की power minus 19, 4 pi is 3.14, mass of electron आप यहाँ पे लिखेंगे, which is 9.1 into 10 की power minus 31 kg. So that means it's a constant. तो इसका मतलब ये हो गया कि
फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए आपको एक फिक्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और अगर मैं इसको अगर सारी वैल्यूज को पुट करके अगर वैल्यू लिखना चाहूं, देन द वैल्यू विल बिकम 9.27 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी -27 की जगह -24। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इतना मैग्नेटिक मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो वो कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर यूनिट नंबर 3, और यहां पर आपकी यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाती है। आपके सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हियर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सभी टाइप के जितने भी अभी तक हमने डेरिवेशंस किए हैं, प्लीज उसको थोरोली रीड कर लीजिए। खासकर उसकी हेडिंग और उसके नीचे फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सो दैट जब हम न्यूमेरिकल करें तो आपको फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, तभी उसको करने का एक अपना मजा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।